हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक अर्धवृत्ताकार तार की लंबाई L तथा द्रव्यमान m है। वृत्त के केंद्र पर m द्रव्यमान का एक कण रखा गया है। तार के कारण कण पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात करें। तो इस प्रश्न के लिए मूल अवधारणा वह है गुरुत्वाकर्षण का बल। तो r दूरी पर स्थित दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण का बल F बराबर दी जाती है G m1 m2 बटे r का वर्ग। यहाँ m1 और m2 ये पिंडों के द्रव्यमान हैं। और G तो हमको मालूम ही है, यह एक नियतांक है जिसको कहते हैं गुरुत्वीय नियतांक, और इसका मान भी हमको मालूम है 6.67 गुणित 10⁻11 न्यूटन मीटर वर्ग प्रति किलोग्राम वर्ग होता। तो दिया गया जो प्रश्न है वो इसी अवधारणा पर आधारित है। तो हमारा अर्धवृत्ताकार तार है जिसका द्रव्यमान कैपिटल M दिया हुआ है। अर्धवृत्ताकार तार का द्रव्यमान बराबर कैपिटल M और तार की लंबाई ये बराबर L दिया है। मान लेते हैं कि इसकी त्रिज्या जो है वो R के बराबर है। तो यदि अर्धवृत्त की त्रिज्या बराबर R है तो पाई R, अर्धवृत्त की लंबाई पाई R ये दिया हुआ है L, और इसलिए R बराबर हो गया L बटे पाई। अब इसके केंद्र पर स्मॉल m द्रव्यमान का कोई कण रखा है। हमें इसी कण पर आरोपित बल की गणना करनी है। तो वृत्त का केंद्र हम O मान लें। तो OA इसका एक ऊर्ध्वाधर त्रिज्या है। यहां से थीटा कोण पर हम एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं। तो OA से थीटा कोण पर एक बहुत छोटा सा टुकड़ा लिया है हमने BC। इस BC की लंबाई मान लेते हैं DL है, और ये केंद्र पर D थीटा का कोण बना रहा है जो अत्यंत सूक्ष्म है, अत्यंत छोटा है। तो DL लंबाई का जो टुकड़ा है ये इस पर एक बल आरोपित करेगा, गुरुत्वाकर्षण का बल। मान लेते हैं कि ये बल हमारा DF है। तो इस DF के दो घटक मिलेंगे। एक मिलेगा ऊर्ध्वाधर घटक एक ही तरफ, ये हो गया DF cos थीटा, और एक मिलेगा क्षैतिज दिशा में, ये हो जाएगा DF sin थीटा। याद रखना कि गुरुत्वाकर्षण का बल सदैव आकर्षण का बल होता है, यानी द्रव्यमान M को DL जो है अपनी ओर आकर्षित कर रहा होगा। तो इतने ही कोण थीटा पर OA के दूसरी तरफ हम इतना ही बड़ा टुकड़ा और ले लेते हैं। तो ये टुकड़ा हमने लिया है DE, इसकी भी लंबाई DL ही है, और ये OA के साथ थीटा कोण पर ही है। तो इसने भी द्रव्यमान M पर एक आकर्षण का बल लगाएगा, वो इतना ही बल लगेगा DF।
अब इसके दो घटक फिर मिल जाएंगे, एक ऊर्ध्वाधर दिशा में df cos थीटा और एक क्षैतिज दिशा में, और वो बाईं तरफ होगा df sin थीटा। तो जो df sin थीटा है बाईं वाला, ये df sin थीटा दाईं ओर जो कार्य कर रहा है उसको बैलेंस कर लेगा, संतुलित कर लेगा, अर्थात क्षैतिज दिशा में कोई बल उस पर आरोपित नहीं होगा, लेकिन ऊर्ध्वाधर दिशा के दोनों घटक df cos थीटा और df cos थीटा ये तो एक ही दिशा में है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, और इसलिए कण जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है पर इन दोनं टुकड़ों के कारण जो बल लग रहा है वो a दिशा में लगेगा और मान होगा 2df cos थीटा। तो OA से थीटा कोण पर dl लंबाई का अवयव BC की कल्पना की, जो केंद्र पर d थीटा कोण बनाता है। तो तार के एकांक लंबाई का द्रव्यमान, इसको हम सिग्मा से दिखाएं तो बराबर होगा कुल द्रव्यमान बटे कुल लंबाई m/l, और इसलिए अवयव BC या DE का द्रव्यमान dm बराबर होगा एकांक लंबाई का सिग्मा है गुणित अवयव की लंबाई dl, तो ये बराबर हो गया m/l गुणित dl। तो अवयव ने केंद्र पर रखे कण पे जो बल आरोपित किया है df, ये गुरुत्वाकर्षण के नियम से ज्ञात कर लेते हैं। तो अवयव के द्वारा केंद्र पर रखे कण पर आरोपित बल df बराबर होगा g गुणित कण का द्रव्यमान m, अवयव का द्रव्यमान dm, और दोनों के बीच की दूरी r का वर्ग। अब dm का मान हमने ऊपर निकाला है, तो g स्मॉल m और dm का मान हो गया m/l गुणित dl और बटे r²। इतना बल दोनों अवयवों ने कण के ऊपर आरोपित किया है। अब इसका जो घटक हमें प्राप्त हो रहा है प्रभावकारी रूप में, वह तो ये df cos थीटा घटक ही प्राप्त हो रहा है। ये sin थीटा वाला घटक तो एक दूसरे को कैंसिल कर चुके हैं, और इसलिए प्रत्येक अवयव के द्वारा कण पर आरोपित प्रभावकारी बल इसको मैं df डैश कहूं तो बराबर है df cos थीटा, और df का मान अभी हमने निकाला g स्मॉल m कैपिटल M dl बटा कैपिटल L r का वर्ग। ये हो गया हमारा df का मान गुणित cos थीटा। अब dl जो है वो एक चाप की लंबाई है और इसकी त्रिज्या r है, तो कोण जो है d थीटा ये तो बराबर होगा चाप बटे त्रिज्या dl बटे r,
और इसलिए dl बराबर हो गया r d थीटा, और तब df डैश यानी प्रभावकारी बल ये बराबर मिल गया g स्मॉल m कैपिटल M cos थीटा बटे L r का वर्ग, और dl की जगह हम रख देते हैं r d थीटा। तो एक r यहां से हो गया निरस्त, कट गए आपस में। तो हमको बचा g स्मॉल m कैपिटल M बटा L। अब इस r का भी मान हम रख देते हैं जो कि हमने निकाला था पाई। तो r का मान ज्ञात हो रहा है L बटा पाई, ये मान हम वहां पर अपने नए सूत्र में रख लेंगे। तो मैंने r की जगह रख दिया L बटा पाई, पाई इसलिए ऊपर आ गया, गुणित cos थीटा d थीटा। तो ये हो गया एक अवयव के कारण इस कण पर आरोपित बल। तो फिर संपूर्ण तार के द्वारा कितना बल आरोपित होगा ये इसी के समाकलन से हमें प्राप्त होगा, और इसलिए कण पर संपूर्ण तार के कारण आरोपित बल F बराबर होगा समाकलन, और समाकलन की सीमा देखो कि हम OA से एक तरफ जा सकते हैं, ये पूरा जा सकते हैं यहाँ तक, ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो इधर भी हम जा सकते हैं, ये पूरा 90 डिग्री, अर्थात प्लस 90 डिग्री से लेकर माइनस 90 डिग्री के बीच में ये अवयव हमको मिलेंगे। तो इसकी सीमा हो जाएगी माइनस 90 डिग्री से प्लस 90 डिग्री के बीच में। और समाकलन करना है g स्मॉल m कैपिटल M पाई बटा L का वर्ग गुणित cos थीटा d थीटा। तो g m m दोनों m पाई L ये सब तो नियतांक हैं, इन सबको हम कर लेते हैं बाहर, और केवल समाकलन होगा cos थीटा का। तो बराबर मिल गया। अब मैं पाई को पहले ले लेता हूँ, पाई g स्मॉल m कैपिटल M बटा L का वर्ग, इतना नियतांक हो गया, और cos थीटा का समाकलन हो गया sin थीटा। सीमाएं हैं माइनस 90 डिग्री से लेकर प्लस 90 डिग्री के बीच में। तो ये दोनों सीमाएं हम यहाँ पर रख लेते हैं। तो हमें परिणामी बल F मिल गया पाई g m m बटा L का वर्ग, और सीमाएं रख रहे हैं, पहले रखें ऊपर वाली सीमा तो sin 90 माइनस, फिर नीचे वाली सीमा तो माइनस 90। तो पाई g m m बटा L का वर्ग, और sin 90 का मान तो मालूम है 1, इस माइनस को मैंने बाहर कर दिया तो हो गया ये प्लस, और फिर sin 90 आ गया तो मान हो जाएगा 1, और इसलिए हमको मिल गया 2 पाई g m m बटा L का वर्ग। तो इतना बल तार जो है उस केंद्र पर रखे गए कण के ऊपर आरोपित करेगा, और इसकी दिशा होगी OA दिशा में, और यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।